Hello, good morning, dear students. How are you? I think you are also fine. आज हम जंतु विज्ञान की कुछ और शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन शाखाओं को स्टार्ट करने से पहले आपका आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में पुनः स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप भी अपनी पढ़ाई को ज़ोर शोर से आपने शुरू कर दिया होगा। और अब ये जो समय आ गया है, इस समय अगर हमको बायोलॉजी में एक अच्छा करियर बनाना है तो हमें अपनी पढ़ाई की दशा और दिशा दोनों ही सुधारनी होगी। और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सिर्फ मेहनत मेहनत मेहनत, ठीक है। और ईमानदारी से अगर आप मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे तो डेफिनेट आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि कहा गया है सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसी के साथ दोबारा से अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जंतु विज्ञान की शाखाएं। तो आज हम जो शाखाएं लेकर आए हैं उनमें सबसे पहली है मायोलॉजी। पहली शाखा है मायोलॉजी, ठीक है। मायोलॉजी क्या है? मायोलॉजी में हम पेशियों का अध्ययन करते हैं, पेशियों का अध्ययन। पेशियां यानी मसल्स, तो पेशियों का अध्ययन यानी मांसपेशियां कितनी होती हैं। जैसे हमने इससे पहले एक वीडियो में बात की थी कि 639 मांसपेशियां हमारे शरीर में हैं। तो मांसपेशियों का काम क्या होता है, कैसे वर्क करती हैं, हमें पता होना चाहिए कि मांसपेशियों में संकुचन और शिथिलन की क्षमता पाई जाती है, संकुचित भी होती है और शिथिलन भी करती है, और इन्हीं की सहायता से हमारे शरीर में मूवमेंट होता है। जैसे इस हाथ को अभी मैंने उंगलियों को जो फैलाया है, क्यों? क्योंकि मांसपेशियां शिथिल अवस्था में आई है, अब संकुचित हुई है तो हाथ भी संकुचित हो गया। तो मांसपेशियां क्या होती है? हड्डियों से जुड़ी होती है, अस्थियों से जुड़ी होती है, और ये अस्थियों में गति और गमन को संचालित करती है, ठीक है। इसमें एक्टिन और मायोसिन और एक्टिन नाम के तंतु होते हैं जिनमें संकुचन और शिथिलन से गति पाई जाती है। तो इनके अध्ययन को क्या बोल रहे हैं? मायोलॉजी। पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी में जो वर्ड है पैरासाइट, पैरासाइट बोलते हैं परजीवी को। तो परजीवियों के अध्ययन को क्या बोल देंगे? परजीवियों का अध्ययन। तो परजीवी जो जंतु होते हैं उनके अध्ययन को बोल रहे हैं पैरासिटोलॉजी। परजीवी कौन होते हैं? ऐसे जीव जो दूसरे जीवित जीवों से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनसे भोजन ले रहे हैं, पोषण ले रहे हैं और उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे हम देखें कि जो मलेरिया है, तो मलेरिया में जो परजीवी होता है, जैसे मादा एनाफिलीज मच्छर, वो भी परजीवी है, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जिसकी वजह से मलेरिया होता है वो भी परजीवी है। तो वो मानव शरीर में से पोषण ले रहे हैं और पोषण के साथ साथ मानव शरीर को उसके बदले में क्या दे रहे हैं? मलेरिया रोग दे रहे हैं, यानी कि नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इन परजीवियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैरासिटोलॉजी। क्योंकि इनका अध्ययन करने से ही हमें इनका जीवन चक्र मालूम होता है, कैसे रोग फैलाते हैं ये, और हम इनका निदान भी कर पाते हैं, इनका उपचार भी कर पाते हैं। तो अगर हम परजीवियों का अध्ययन करें तो क्या बोलेंगे जीव विज्ञान की उस शाखा को? पैरासिटोलॉजी। जियोग्राफी या जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब होता है, जू का मतलब है जंतु और जियोलॉजी मतलब उनका पृथ्वी पर वितरण, यानी कि पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण का अध्ययन। पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण का अध्ययन। पृथ्वी पर जंतु कहाँ पाए जाते हैं, किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो उनकी जो स्थिति है, धरातल पर मिल रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्र पर मिल रहे हैं, ढलान पर मिल रहे हैं, इन सब के वितरण का अध्ययन क्या कहला रहा है बच्चों? जियोलॉजी, ठीक है। और हम इसकी शाखाओं की बात करें
तो जैसे हम बात करें कि अगर हम अध्ययन करते हैं एक पर्टिकुलर प्राणी का, जैसे अपन मान लीजिए पक्षियों का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा शब्द यूज में लेंगे? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। लेकिन अगर अपन मछलियों का अध्ययन कर रहे हैं तो कौन सा वर्ड लेंगे? इक्थियोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पक्षियों का अध्ययन। और इक्थियोलॉजी में तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन। सभी उड़ने वाले प्राणी पक्षी नहीं होते हैं। चमगादड़ भी उड़ने वाला प्राणी है, लेकिन वो पक्षी नहीं है, वो स्तनधारी है। कीट पतंगे जैसे मच्छर, मक्खियाँ, ये भी पक्षी नहीं है, ये ऑर्थोपोडा में आने वाले कीट हैं। तो पक्षी जो हैं जैसे कबूतर, तोता, मैना, ये क्या है? पक्षी हैं। तो इनके अध्ययन को क्या बोल रहे हैं? ऑर्निथोलॉजी बोल रहे हैं। और मछलियों के अध्ययन को, अब जरूरी नहीं है पानी में जो जीव रहते हैं वो मछलियां ही होते हैं, वेल स्तनधारी है। ठीक है। तो मछलियों का, केवल मछलियां जो पानी में पाई जाती है उनके अध्ययन को क्या बोल रहे हैं हम? उनके अध्ययन को बोल रहे हैं इक्थियोलॉजी। तो यहाँ पर जो अपन ने शाखाएं पढ़ी हैं उनके बारे में एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। मछलियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? इक्थियोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण के अध्ययन को जूजियोलॉजी। परजीवियों के अध्ययन को पैरासिटोलॉजी। और पेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी। ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारी शाखाएं हैं, तो उन शाखाओं को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है? इन शाखाओं को अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, डेली रिपीट कीजिए। बार बार जो है आप रिपीट करेंगे तो डेफिनेट आपको ये याद होने वाली है, इस बात की श्योरिटी है। ठीक है। तो अगली जो शाखा है काइरेप्टोलॉजी। तो अगली जो शाखा है वो है कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं केंद्रक का अध्ययन। केंद्रक जो कोशिका का एक मुख्य भाग होता है और संपूर्ण कोशिका को नियंत्रित करता है, इसी के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो केंद्रक के अध्ययन को क्या बोल रहे हैं? कैरियोलॉजी बोल रहे हैं। रुधिर से संबंधित एक शब्द होता है सीरम। रुधिर में से अगर दो चीजें होती है रुधिर में मुख्य रूप से, एक तो रक्त कणिकाएं और एक प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है उसमें से फाइब्रिनोजन प्रोटीन, जो रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोटीन है, अगर उसको भी हम निकाल दें
तो शेष जो बचता है यानी कि प्रोटीन, जो फाइब्रोजन प्रोटीन रहित जो प्लाज्मा है उसको हम सीरम बोलते हैं। ठीक है, तो सीरम के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। और इसमें केवल एंटीबॉडीज पाए जाते हैं और ये जो एंटीबॉडीज हैं ये इनके अध्ययन भी इसमें सीरम के अध्ययन में आ जाता है। तो सीरम के अध्ययन को क्या बोल रहे हैं हम? सीरोलॉजी। न्यूरोलॉजी, अगर हम तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं तो जंतु विज्ञान की उस शाखा को न्यूरोलॉजी बोलेंगे। ओडोंटोलॉजी, दंत यानी दांतों की संरचना का अध्ययन। दांतों की संरचना, दांतों का विकास किस प्रकार से होता है, यानी दांतों संबंधी अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? ओडोंटोलॉजी। तो ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? दांतों से संबंधित अध्ययन किस में आता है? ओडोंटोलॉजी में आता है। ठीक है, इसी तरह से ऑप्थेल्मोलॉजी यानी कि नेत्र की संरचना एवं कार्यकी का अध्ययन। नेत्र की संरचना और उसकी कैसे नेत्र कार्य करती है, कैसे चीजों को देख पाती है, उन सब चीजों का अध्ययन हम पढ़ते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, तो लेट्स रिपीट। नेत्र की संरचना एवं कार्यकी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी। दांतों से संबंधित अध्ययन किस में आता है? ओडोंटोलॉजी। तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन न्यूरोलॉजी। सीरम के अध्ययन को सीरोलॉजी, केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी। ठीक है, इसी तरह की और भी बहुत सारी शाखाएं हैं। तो ये शाखाएं आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, उनको अच्छी तरह से बार बार पढ़िए, लगातार पढ़ते रहिए और समय का अच्छी तरह से सदुपयोग कीजिए। जैसे नेफ्रोलॉजी में हम नेफ्रॉन्स, किडनी की आंतरिक संरचना पढ़ लेते हैं, कैसे वो मूत्र का निर्माण होता है उसमें, उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं नेफ्रोलॉजी में। ठीक है, तो इस तरह से जितनी भी शाखाएं हैं उनको अच्छी तरह से पढ़िए। और फिर एक बार कहता हूँ कि मेहनत से कभी नहीं भागिए। आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट आपके साथ हमेशा खड़ा है और आप अपनी पढ़ाई से संबंधित कोई भी डाउट हो वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।